और सोचिए जब बजट ही इतना कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आयुर्वेदिक इंटर्न्स की सैलरी एज कम्पेयर टू एलोपैथिक इंटर्न्स काफी कम होगी। और प्रॉब्लम सिर्फ इंटर्नशिप तक नहीं थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी प्लेसमेंट के समय आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स को प्रेफरेंस दिया जाता था। मोदी गवर्नमेंट की इस मूव ने पूरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हिला कर रख दिया। 29 मई 2025 को गवर्नमेंट ने BMS और MBBS को मिलाकर एक नया कोर्स लॉन्च करने का डिसीजन लिया। यानी अब MBBS वालों को भी आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। और रही बात BAMS वालों की, तो वो ऑलरेडी 30 to 40% एलोपैथी पढ़ ही रहे हैं। ये कोर्स जून 2027 से स्टार्ट होने के चांसेस है। इनिशियली ये ट्रायल फेज के लिए सिर्फ जिपमर कॉलेजेस में स्टार्ट किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो गवर्नमेंट इसे बाकी सभी कॉलेजेस में लॉन्च कर देगी। इस कोर्स की अनाउंसमेंट सुनते ही IMA ने अपना रोना शुरू कर दिया। एज वी नो दैट इंडियन पैथी की बेटरमेंट में हुए किसी भी काम को आज तक IMA ने कभी सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने इस कदम को डायरेक्टली अनसाइंटिफिक और एक नाइटमेयर बोल दिया। उनका मानना है कि ये मिक्सोपैथी है और इससे हाइब्रिड डॉक्टर्स बनेंगे जो हेल्थ केयर के लिए एक रिस्क हो सकते हैं। पर एक्चुअली में तो मॉडर्न के कई डॉक्टर्स बिना किसी आयुर्वेदिक नॉलेज और ट्रेनिंग के आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये IMA के ऑफिशियल्स उन्हें छोड़कर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जिनके पास आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों का ज्ञान है उन्हें क्वैक्स या मिक्सोपैथी करने वाले बोलते हैं। तो क्या सच में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मिक्सोपैथी करते हैं? हाँ, आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स मिक्सोपैथी करते हैं। लेकिन रुको, पहले पूरी बात समझ लो फिर रिएक्ट करना। मिक्सोपैथी का मतलब होता है दो अलग ट्रीटमेंट टेक्निक को मिलाकर पेशेंट को जल्दी रिजल्ट देना। अब सवाल ये है, क्या मिक्सोपैथी करना हार्मफुल है? मिक्सोपैथी हार्मफुल है या नहीं ये डॉक्टर की नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर को आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों का पूरा ज्ञान है तो मिक्सोपैथी एक वरदान बन सकता है जो पेशेंट को न सिर्फ जल्दी बल्कि सेफ रिकवरी भी दे सकता है। MBBS डॉक्टर भी जब पेशेंट को मेडिसिन के साथ डाइट फॉलो करने या योगा प्राणायाम करने की सलाह देते हैं तो इनडायरेक्ट वे में वो मिक्सोपैथी ही कर रहे होते हैं, क्योंकि डाइट और योगा का ओरिजिन इंडियन पैथी आयुर्वेद में है। और अब तक के एविडेंसेस यही कहते हैं कि पेशेंट के हेल्थ को ये मिक्सोपैथी बेनिफिट ही करता है। ये छोटी मोटी बातों को तो छोड़ो, असली गेम तो तब समझ में आता है जब हम कीमोथेरेपी जैसी बड़ी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब इसे बिना आयुर्वेदिक सपोर्ट के दिया जाता है तो पेशेंट को अनबेरेबल पेन और साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है। लेकिन जब इसी दर्दनाक थेरेपी के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा लिया जाता है तो न सिर्फ पेशेंट की तकलीफ कम हो जाती है बल्कि ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन और खर्च दोनों भी काफी हद तक कम हो जाता है। शायद इसी वजह से लोगों की आंखों में ये इंटीग्रेशन काफी चुभ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर एलोपैथिक मेडिसिन काम कैसे करती है, कि उनके इफेक्ट से ज्यादा साइड इफेक्ट सामने आते हैं। कितना सेटिस्फाइंग लगता है ना जब एक पैरासीटामोल लेते ही बुखार कुछ ही देर में कम हो जाता है। पर जब पता चलेगा वो गोली शरीर के अंदर जाकर क्या क्या खेल खेल रही है तो फिर बोलते फिरोगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। जब आप फीवर या सरदर्द में पैरासीटामोल जैसे एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो तुरंत रिलीफ मिल जाता है। असल में होता क्या है, ये मेडिसिन आपके दिमाग तक जाने वाले फीवर और पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है। मतलब तकलीफ अभी भी वही है, बस उसका फील नहीं आ रहा है। तो फिर सोचो, ये इलाज हुआ या सिर्फ एनेस्थीसिया? अब कुछ लोग बोलेंगे कि फिर हम इन दवाइयों से ठीक कैसे हो जाते हैं। तो दोस्त याद रखो, तुम इन दवाइयों से नहीं बल्कि अपने ही बॉडी की इम्यून सिस्टम से ठीक हो जाते हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये मेडिसिन तुम्हारी इम्यूनिटी को धीरे धीरे कम भी कर देती है। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी दवा नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बॉडी ही तुम्हें ठीक करती है तो एक एग्जांपल सुनो। एड्स, इस बीमारी का इलाज दुनिया की कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी तुम्हारी इम्यूनिटी को पूरी तरह से खत्म कर देती है और जब इम्यूनिटी ही जीरो हो जाती है तो कोई दवा काम नहीं कर पाती। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आयुर्वेदा और एलोपैथिक मेडिसिन एक साथ ले रहे होंगे। तो क्या ऐसा करना आपके लिए सेफ है? शरीर की नजर में एलोपैथिक मेडिसिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो लीवर को काम पर लगाता है, जबकि आयुर्वेदिक मेडिसिन को शरीर बिल्कुल फूड की तरह ट्रीट करता है। चाहे फूड हो या मेडिसिन, कोई भी चीज शरीर में मिलने से पहले उसे लीवर चेक करता है। इसे फ्लाइट में चढ़ने से पहले आप और आपका सामान चेक होता है, वैसे ही लीवर ब्लड में किसी चीज को भेजने से पहले चेक करता है कि ये सेफ है या नहीं। उसके बाद ही लीवर सीधा ब्लड में किसी चीज को रिलीज करता है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी डाइजेशन के बाद बॉडी में फूड की तरह ही नजर आती है, इसीलिए लीवर बिना किसी प्रॉब्लम के उसे ब्लड में रिलीज कर देता है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन के हार्मफुल केमिकल को बॉडी पहले डिटॉक्सिफाई कर देता है और यूजफुल इनएक्टिव कंपाउंड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लड में डाल देता है। मतलब एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों अलग अलग साइट पर एक्टिवेट होते हैं। इसी कारण से अगर इन्हें साथ में भी लिया जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ध्यान से सुनना, हमने ये कहा है
कि दोनों को साथ लेने से अलग से साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन हर मेडिसिन के अपने इंडिविजुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं। कहीं तुम भी ऐसा तो नहीं सोचते हो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? शायद आपको भी लगता होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये 100% सेफ है, क्योंकि हमेशा से आपको यही बताया गया है और इस बात का फायदा अब अलग अलग कंपनीज और ये चालाक बाबा लोग उठा रहे हैं। कॉइन के हमेशा दो साइड होते हैं, अगर एक साइड हेड है तो दूसरी तरफ टेल भी होगा। वैसे ही अगर कोई मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखा रही है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता ही है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा ये काफी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे व्यक्ति की प्रकृति, देश, काल, बल और लाइफस्टाइल। यहाँ तक कि अगर आपको किसी नौसिखिए वैद्य ने तो ऐसे दवा दी है जो साथ में नहीं लेना चाहिए तो वो पॉइजन की तरह काम कर सकती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट तभी ही नहीं होंगे जब उसे किसी वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल वैद्य द्वारा दिया गया हो, वरना खुद के मन से लिया गया या टीवी एड को देखकर लिया गया दवा आपके लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है। और अगर आप किसी ऐसे वैद्य से दवा ले रहे हैं जो लो क्वालिटी औषधियों का यूज करता है, जिसको प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करके नहीं बनाया गया हो, तो आपकी किडनी और लीवर तक डैमेज हो सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रॉपर प्रोसीजरिंग होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनमें हेवी मेटल्स का यूज होता है। पर हेवी मेटल्स तो हेल्थ के लिए डेंजरस है ना, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रेजेंट हेवी मेटल्स आपके बॉडी पर साइड इफेक्ट क्यों नहीं दिखाता है? जहाँ दुनिया हेवी मेटल्स को जहर समझकर उनसे बचती है, वहीं आयुर्वेद उन्हीं मेटल्स को शुद्ध करके ऐसी औषधियाँ बनाता है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को मिटा देती है। यही है आयुर्वेद की असली महानता। आयुर्वेदा में कभी कभी हेवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, टीन और सल्फर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इन्हें कभी डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता। इन मेटल्स को शोधन और मारन जैसी स्पेसिफिक आयुर्वेदिक प्रोसेस से इतना रिफाइन किया जाता है कि ये नैनो पार्टिकल्स लेवल तक कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन का कॉस्ट काफी हाई हो जाता है। मतलब अगर बनाते वक्त जरा सी भी लापरवाही हो या लो कॉस्ट रॉ मटेरियल का यूज हो तो ये मेडिसिन हेल्थ के लिए डेडली बन सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इन मेडिसिन को कभी अकेले प्रिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि हमेशा स्पेसिफिक हर्ब्स, अनुपान या सपोर्टिव मेडिसिन के साथ देते हैं। साथ ही इन्हें शॉर्ट इंटरवल्स के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म या गलत तरीके से लिया गया तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होके अलग अलग साइड इफेक्ट शो करने लगती है। लेकिन अगर इनका यूज सही तरीके से किया गया तो ये मेडिसिन अर्थराइटिस, ब्रेन एट्रोफी और कैंसर जैसी ना जाने कितनी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। तो जब आयुर्वेदिक पैथी में इतना पोटेंशियल है तो सवाल उठता है कि ज्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की ओपीडी चलते क्यों नहीं है? आयुर्वेदा इतना पावरफुल सिस्टम है, फिर भी 80% बीएमएस डॉक्टर्स महीने का 20,000 रूपए भी नहीं कमा पा रहे और उनकी प्रैक्टिस टोटल फेलियर होती जा रही है। आखिर कमी कहाँ पर है? सबसे बड़ी वजह यह है कि आयुर्वेद को असली आयुर्वेद की तरह पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। आयुर्वेद टाइम बाउंड शेड्यूल में पढ़ाया जा रहा है, इससे स्टूडेंट के कोर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाते। प्रेजेंट डे सिस्टम ऐसा है कि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करने के लिए आंसर का रट्टा लगाते रहते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल पाता। और रही सही कसर से इंस्टीट्यूट के टीचर्स निकाल देते हैं। स्टूडेंट्स पहले ही एमबीबीएस नाम मिलने पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ऊपर से ये टीचर्स आयुर्वेदा के बारे में इतनी नेगेटिव बातें करते हैं कि स्टूडेंट्स अपना सेल्फ स्टीम ही खो देते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि जब टीचर्स ही ऐसा बोल रहे हैं तो शायद सच में आयुर्वेदा में कुछ नहीं रखा है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स खुद प्रैक्टिस ही नहीं करते, उनका फोकस बस इस बात पे होता है कि स्टूडेंट्स पेपर भर दे। प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। इसी अधूरे नॉलेज और लो कॉन्फिडेंस के साथ बीएमएस ग्रेजुएट अपने ओपीडी खोल तो लेते हैं, पर उन्हें यहाँ भी एक समस्या का सामना करना पड़ता है। जेन्युइन आयुर्वेदिक मेडिसिन काफी महंगी होती हैं, पर उनके डुप्लीकेट फॉर्म्स मार्केट में सस्ते दामों में अवेलेबल होते हैं। कई डॉक्टर्स उस मेडिसिन को प्रेफर कर लेते हैं और जब उनके पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं आता तो वो बोलते फिरते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता। पर यहाँ असली गलती किसकी है? और जब इससे भी बात नहीं बनती तो इनकम के लिए पेशेंट को बिना जरूरत पंचकर्मा रिकमेंड कर देते हैं। बिना जरूरत के किया हुआ पंचकर्मा पेशेंट की तकलीफ और बढ़ा देता है। जब आपके पास असली नॉलेज ही नहीं है तो आप सक्सेस भी डिजर्व नहीं करते हैं। इन कुछ डॉक्टरों की बेवकूफी के कारण जेन्युइन डॉक्टरों पर भी उंगली उठाई जाती है। इसी वजह से आज भी कई भारतीय पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट चूज करते हैं और जब कहीं से भी इफेक्ट नहीं मिलता तब जाके कहीं आयुर्वेद के पास आते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन सब चैलेंजेस के बाद भी जो वैद्य ऑथेंटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं वही पेशेंट को असली रिजल्ट दे पाते हैं। इन्हीं ऑथेंटिक वैद्य की वजह से धीरे धीरे लोग फिर से आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आयुर्वेदा एक दिन वापस से अपनी पुरानी जगह ले पाएगा? 2000
2014 से पहले की सरकार आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी जैसी पैथी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, क्योंकि उस समय इन पैथीज की अपनी कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। ये सारी पैथी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती थी, जो सिर्फ मेनली एलोपैथिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। नेचुरली मिनिस्ट्री का मेजर फोकस मॉडर्न मेडिसिन को डेवलप करने पर होता था और आयुर्वेद को सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर दिखाया जाता था। हेल्थ मिनिस्ट्री के 7,481 करोड़ के बजट में से आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा सिस्टम को खाली 1500 करोड़ का बजट यानी 20% ही मिलता था। बाकी का बड़ा हिस्सा एलोपैथी की डेवलपमेंट के लिए ही जाता था। अपने लिमिटेड बजट के कारण ना तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल प्रॉपर्ली डेवलप हो पाते थे, ना ही आयुर्वेदिक कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग बन पाता था। और सोचिए, जब बजट ही इतना कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आयुर्वेदिक इंटर्न्स की सैलरी एज कम्पेयर टू एलोपैथिक इंटर्न्स काफी कम होगी। और प्रॉब्लम सिर्फ इंटर्नशिप तक नहीं थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी प्लेसमेंट के समय आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स को प्रेफरेंस दिया जाता था। प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी रिस्ट्रिक्शंस थे और हेल्थ मिनिस्ट्री का बोलना था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन रिसर्च बेस्ड नहीं है, इसीलिए हम इसे फ्रीली प्रैक्टिस करने नहीं दे सकते। ये उनका दोगलापन था। एक तरफ कहते हैं कि आयुर्वेद रिसर्च बेस्ड नहीं है, और जब आयुर्वेदिक डॉक्टर रिसर्च करने के लिए सपोर्ट और फंडिंग मांगते हैं तो ये मिनिस्ट्री अपने हाथ खड़े कर देती थी। आप सोच रहे होंगे कि मिनिस्ट्री आयुर्वेद को इतना अपोज क्यों करती थी। रीजन सिंपल था, मोनोपोली एंड डोमिनेंस। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बराबर सपोर्ट मिलता तो आम आदमी को सस्ता और एक्सेसिबल इलाज मिलता, जिससे एलोपैथिक डॉक्टर्स का मोनोपोली खत्म हो जाता, जिससे उनके ह्यूज कंसल्टेशन फीस पे असर पड़ता और उनका लॉस होता। लेकिन 2014 के बाद सिनेरियो बदल गया। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी जैसे पैथी को हेल्थ मिनिस्ट्री से अलग कर दिया गया और आयुष मिनिस्ट्री बनाई गई। अब आयुर्वेद के ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई कंट्रोल नहीं था। आयुष मिनिस्ट्री ने आयुर्वेद के डॉक्टर्स को एक नई शक्ति और उम्मीद दी। इसी आयुष मिनिस्ट्री ने CCRS को फंडिंग देकर उसे एक्टिव किया, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के टाइम पे बस एक नाम के रिसर्च बिल्डिंग थी, जिससे आयुर्वेदिक मेडिसिन रिसर्च बेस्ड बनना शुरू हुई। स्लोली आयुर्वेदा की ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। रशिया, दुबई जैसे देशों में आयुर्वेदा को अडॉप्ट करना शुरू हुआ, और जहाँ आज भी इंडियंस अंग्रेजों के मानसिक गुलाम बने हुए हैं और महान आयुर्वेद को सीखने की बजाय एलोपैथिक सीखने के लिए मरे जा रहे हैं, वही फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में आकर आयुर्वेदा को सीख रहे हैं। 2020 में जब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने की परमिशन मिली तो मानो एलोपैथिक डॉक्टरों के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने साफ कह दिया, सर्जरी आयुर्वेद का ही देन है। और ये बात सच भी है। पूरी दुनिया आचार्य सुश्रुत को ही सर्जरी का जनक मानती है, जब दुनिया में किसी को सर्जरी का नाम तक नहीं पता था। आज की जाने वाली कई सारी मॉडर्न सर्जरी के बारे में अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिख रखा है, और अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो।